वहीं संसद भवन से लाइव तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। गणे माने लोग आज ये कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और मेरा प्रोफेशन में भी मैंने जब देखता हूँ कि हाँ ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारे कोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जगह में ये सेलिब्रेशन होता है। कभी ना कभी ये एक दिन के लिए नहीं हो, जीवन भर हो और सालों भर हो। कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी डॉक्यूमेंट, नॉट फॉर द लॉयर्स, नॉट फॉर द जजेस, फॉर द सिटीजन्स। जी हाँ, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केवल संसद टीवी पर, राष्ट्रपति आगे बढ़ती हुई केंद्रीय कक्ष की ओर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सेक्रेटरी आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। संविधान दिवस का एक महान आयोजन केंद्रीय कक्ष में सभा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान भारत की अनेकता को एकता में जोड़ने वाला संविधान अगर किसी के पास है तो हम सब भारतवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित इस संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उस समय भी जब इस संविधान की मूल प्रति को लेकर के उनकी समिति संविधान सभा के पास गई थी, उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि यह संविधान एक दस्तावेज है जो भारत की विविधता को एकता में जोड़ने में सदैव एक मार्गदर्शिका के रूप में पूरे देश का नेतृत्व प्रदान करेगी। और हम सब भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि संविधान लागू होने के यह अमृत महोत्सव वर्ष वर्तमान में चल रहा है और संविधान अंगीकृत किए जाने का अमृत महोत्सव वर्ष का समारोह आज यहां पर आयोजित है। और इस अवसर पर हम लोग यहां पे इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। हर संस्था में, हर पंचायत में इस प्रकार के आयोजन करके संविधान की प्रस्तावना का वाचन सभी संस्थाओं के द्वारा करने का एक प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में संविधान दिवस के पीछे पूरे देशवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया था। अक्सर होता है कि हम में से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के बाद स्वतंत्रता की उस वास्तविक कीमत को विस्मृत किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने उन क्रूर यातनाओं को नहीं सहा,
परिणाम क्या है? हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार तब संरक्षित होते हैं, अधिकार तब सुरक्षित होते हैं और अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति तब होता है जब वह स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आदत डाले। कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने भी कर्तव्य के बगैर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर कोई ना कोई तानाशाह उस पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेकर के वहां के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंदता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत ने अपने संविधान को हमेशा लागू होने के बाद सर्वोपरि मान करके सदैव इसको सम्मान दिया। अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने प्रतीकों को सम्मान दिया और संविधान की उन मूल भावनाओं को, जिन मूल भावनाओं पर आधारित भारत का संविधान बना हुआ है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। जब भी कोई देश अपनी इन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है, उसको विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना रखी। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि हर भारतवासी के सामने जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर चुका होगा, अभी हम 75 वर्ष में, लेकिन 2022 में उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष हमारे आजादी के पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी के 100वें वर्ष में जाएगा तब हमें कैसा भारत चाहिए। अगर हमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत चाहिए तो इसके लिए हर भारतवासी को चाहिए कि वो उन पंच प्रणों के साथ जुड़े, जो पंच प्रण हमें हमारे दायित्वों का एहसास करा सके। ये पंच प्रण जिसमें हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक था, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो कि वह अपने सैनिकों का सम्मान करें। हम सब सुरक्षित इसलिए हैं, यह देश सुरक्षित इसलिए है क्योंकि माइनस टेम्परेचर में भी हमारा सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए वहां पर अडिग रूप से खड़ा है। हम रात्रि को सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि पुलिस का जवान निरंतर अपनी सेवाओं को दे रहा है। हमें यूनिफॉर्मधारी अपनी सेना, अर्धसेना, पुलिस बल के जवानों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति कहीं गलती करता है, उसके लिए पूरी व्यवस्था को कोसा नहीं जाना चाहिए। गलती का परिमार्जन करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, और अगर कोई तब भी बार बार गलती करता है तो उसका परिमार्जन का अवसर उन्हें देते हुए उन्हें इस पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन हम उसके लिए पूरे सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अक्सर होता क्या है, हम लोग इन चीजों के लिए लोगों को कोसते हैं। अक्सर होता है कि अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए हम लोग सामाजिक विद्वेष की खाई को चौड़ा करने का प्रयास करते हैं। एकता और एकात्मता के लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो हमारा दायित्व भी होना चाहिए, यह हमारी एक नैतिक संवैधानिक दायित्व भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी,
कि हम समाज की एकता और एकात्मता के लिए कार्य करें, यह भी उन पंच प्रण का हिस्सा होना चाहिए। हम अपनी विरासत का सम्मान करें। विरासत का सम्मान, भारत जैसे प्राचीन देश में हमारे पास एक भारी विरासत है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है, और स्वाधीनता संग्राम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए अलग अलग संघर्षों में जिन महापुरुषों ने, जिन बलिदानियों ने अपने आप को समर्पित करके भारत की एकता और अखंडता के लिए मिलकर के कार्य किया, यह भी हमारे पास आज भी एक धरोहर के रूप में है। और अंत में नागरिक कर्तव्य, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। याद करना, अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का उद्घोषणा करने वाले तमाम देशों में जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जो आधुनिक लोकतंत्र पर अपना दावा करते हैं और उसका ठेकेदार बनकर के घूमते हैं, वे लोग अपने यहां आधी आबादी यानी महिलाओं को मत उन्होंने देने का अधिकार बहुत बाद में दिया। लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया। भारत के अंदर बिना भेदभाव के संविधान लागू होने के साथ ही सामाजिक रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले दलित समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी और उनको यह अधिकार समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और सामाजिक समता के निर्माण में उनकी भूमिका का निर्वहन किया जा सके, इस दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान ये भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक को प्रदान किया। और भारत के संविधान के प्रति ही उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज नया भारत उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कर्तव्यों के निर्वहन की बात, उसमें नागरिक कर्तव्य वहीं पे आता है, यानी विरासत का सम्मान से लेकर के गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, सैनिकों का और वर्दीधारी फोर्स का सम्मान देने के साथ ही सामाजिक एकता और समता के लिए कार्य करने के साथ ही नागरिक कर्तव्य हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपने छात्र के कर्तव्य का निर्वहन करता है
तो मान करके चलिए कि वो भारत के संविधान को सम्मान कर रहा है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर रहा है, इसका मतलब वह भारत के संविधान का सम्मान कर रहा है। एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार कार्य को संपन्न कर रहा है, तो ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान को सम्मान दे रहा है। अगर एक शासकीय सेवा में कार्य करने वाला कोई कार्मिक ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है, तो यह मान करके चलिए कि अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर है, अगर वह ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वह भारत के संविधान का अनादर कर रहा है। वह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का निरादर कर रहा है। अगर वह भारत की विरासत का अपमान करता है, तो यह केवल विरासत का अपमान नहीं, बल्कि यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, उन हुतात्माओं, बलिदानियों का भी अपमान है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश की आजादी के लिए किया था। अगर वह एक यूनिफॉर्मधारी फोर्स का अपमान कर रहा है, उनके विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है, तो यह अपमान भारत के संविधान का भी अपमान है। यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का भी अपमान है। यह भारत की व्यवस्था का भी अपमान है। अगर वह व्यक्ति गुलामी की मानसिकता को धारण करने के लिए भारत के नागरिकों को बाध्य कर रहा है, या किसी भी तबके को उस मानसिकता के साथ संचालित करने का प्रयास कर रहा है, तो मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है। भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत के नागरिकों का अपमान कर रहा है। अगर समाज में जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे विद्वेष की खाई को चौड़ा करके अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो ये मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है। भारत की उस एक बार फिर से उन स्थितियों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है जो भारत को कमजोर कर रहा है। यह भारत के संविधानविदों का, भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करते, तो यह भी एक प्रकार से संविधान निर्माताओं का अपमान है। जब एक छात्र ईमानदारी से अपना पाठ समय पे पूरा नहीं करता, तो अपने उन महापुरुषों का अपमान कर रहा है। जब एक शिक्षक ईमानदारी से अपने छात्र को संस्कारित नहीं कर पा रहा है, तो मान करके चलिए कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है। जब एक सरकारी कार्मिक अपने पत्रावली का समय से निस्तारण नहीं करता है, ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है, उनका अनादर कर रहा है, भारत के संविधान का अनादर कर रहा है। और ये पंचप्रण इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माने। इसका आधार हमारा संविधान है। भारत का ये संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था, उस प्रति को अगर आप देखेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हर भारतवासी के घर में वह प्रति होनी चाहिए, और उसकी प्रस्तावना का वाचन हर परिवार में होना चाहिए। हो सकता है कि विस्तृत संविधान को हर व्यक्ति पढ़ ना पाए, उसके एक एक बंद और उपबंध के बारे में, धारा उपधारा के बारे में वह जानकारी न लेना चाहता हो, लेकिन
हमें उसकी उस मूल प्रस्तावना के साथ साथ उसके भाव क्या हैं, आप देखेंगे भारत के मूल संविधान में पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम माता सीता के साथ आता हुआ चित्र भी उसमें लगा हुआ है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा गीता के उपदेश का भी चित्र उसमें स्थापित है। महात्मा बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक और उन महान महापुरुषों के चित्रों को उसके माध्यम से देने का, भारत की उस विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने का अवसर भी दिया गया है। ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि भारत का संविधान हमें विरासत के प्रति सम्मान देने का भाव हमारे मन में व्यक्त करता, हमारे मन में इस प्रकार के भाव को पैदा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम आज भी उन चीजों से अपने आप को हटते, कहीं ना कहीं उससे विमुख होते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसमें सारी बातों का निचोड़ एक बात में आता है, वह आता है अपने नागरिक कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। और नागरिक कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन की दिशा से केवल अधिकार की चर्चा न करें। और याद करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो हमें सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए। सतर्क और सजग इस बात को लेकर होना चाहिए कि अगर पड़ोस में आग लगी है, हम सतर्क नहीं हैं, हम उसको बुझाने में योगदान नहीं दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि देर सवेर हम भी उसकी चपेट में आएंगे। हम गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आपने देखा होगा एक उस ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति जिसका भाव क्या था कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यानी हर कीमत पर उनके गलत और सही फैसले लागू होने चाहिए। ये वृत्ति नहीं, कार्य करो, काम का उचित दाम दो। यानी व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा है, उसको सम्मानजनक मानदेय और जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यही तो लगातार आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश सही है। और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित लखनऊ या हरेक स्तर पर उस प्रकार की एक मानसिकता हम सबको पैदा करनी पड़ेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने गत विधान मंडल के सत्र के दौरान इस पे एक 24 घंटे की चर्चा चलाई थी। और इस पे हुई वह चर्चा 12-13 अगस्त को हुई यह चर्चा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जब इसका पोर्टल लॉन्च किया और प्रदेश भर से सुझाव मांगे, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमें 98 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं विकसित उत्तर प्रदेश के लिए। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर सुझाव दिए हैं, अलग अलग सेक्टर में दिए हैं। शिक्षा में क्या होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या कुछ होना चाहिए, एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या कुछ होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सुशासन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। 98 लाख से भी सुझाव अब तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये चीजें दिखती हैं और ये हर तबके के लोगों ने दिया है, हर तबके के लोगों ने सुझाव उपलब्ध करवाए हैं। यह दिखती है कि व्यवस्था के साथ हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ चेंज हो, कुछ अच्छा हो, अच्छा होने की प्रवृत्ति। 98 लाख लोगों का मतलब हर 5 परिवार में से एक परिवार का हमारे पास सुझाव आ चुका है। 5 परिवार में से एक परिवार ने हमें सुझाव दे दिया है। और
यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इन सब में हम लोगों ने तय किया है। जैसे यहां पे संविधान दिवस के अवसर पर पिछले 1 वर्ष के अंदर अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर, संविधान अंगीकार किए जाने के अमृत महोत्सव वर्ष पर हुई अलग अलग प्रतियोगिताओं में यहां पे कुछ छात्र छात्राओं को हमने मंच पे सम्मानित किया। ऐसे सरकार ने तय किया कि जो अच्छे सुझाव आए हैं उनकी हम 2 श्रेणियों में उसको हम ले रहे हैं, एक जनपद स्तर का और एक प्रदेश स्तर का। जनपद स्तर के हर जनपद में 3 और प्रदेश स्तर के जो 5 अच्छे सुझाव होंगे उन्हें हम इसी प्रकार के किसी समारोह में सम्मानित करने का कार्य करेंगे। यह हमारी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपनी सेवा होगी और इसकी शुरुआत सबसे छोटी इकाई से हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत होगा, आत्मनिर्भर वार्ड होगा तो आत्मनिर्भर जनपद भी हो जाएगा, आत्मनिर्भर प्रदेश भी हो जाएगा और आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भर भारत होगा तो विकसित भारत की संकल्पना हमसे दूर नहीं हो सकती है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर संविधान दिवस की अंगीकृत किए जाने के इस तिथि पर, संविधान दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सबको इस आयोजन में भाग लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रेरक और ओजस्वी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के परम सम्मानीय सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। हमारे संविधान के अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है वो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। हमारी संसदीय प्रणाली की सफलता के ठोस प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है। भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने से आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता अर्जित है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के
प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए। दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील वैधानिक को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। संविधान संशोधन के प्रावधानों के महत्व पर चर्चा करते हुए इस बात को रेखांकित किया गया था कि संविधान में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके बल पर भावी पीढ़ियां आवश्यक अनुसार समयानुकूल संशोधन कर सकें। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान की है। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय एकता का ताना बाना भी बुना। संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ सरदार पटेल ने अनेक रियासतों के विलय का महान कार्य करके भारत की एकता को नया स्वरूप दिया। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती देशवासियों ने मनाई। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष से आगामी वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से देशवासी राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की आदर्शों से जुड़ेंगे। हमारी संसद हमारे राष्ट्र का प्रतिबिंब है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को प्रसारित करने तथा कार्य रूप देने में आप सबका योगदान महत्वपूर्ण है। जौन अभिव्यक्ति को परिलक्षित करने वाली हमारे संसदीय प्रणाली विभिन्न आयामों पर और अधिक मजबूत होती गई है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान करके हमारे संविधान द्वारा जनता के विवेक पर जो आस्था व्यक्त की गई है, उसकी सफलता की विश्व के अन्य अनेक देशों में सराहना की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक चेतना को विशेष सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। महिला, युवा, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हमारे देशवासी, मिडिल क्लास तथा न्यू मिडिल क्लास के लोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पंचायत से संसद तक मजबूती से दे रहे हैं। हमारी समावेशी लोकतंत्र में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस
मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह देश भर में वर्षों पर्यंत आयोजित हुई। विरासत और विकास को जोड़ने वाली जनजातीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टि हमारी शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हमारे संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व हमारी शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना तथा जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर निर्भर करता है जो इस संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के सम्मुख विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्रों और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। आप सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संभावक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को संविधान दिवस के पुनः बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज के इस विशेष अवसर पर आप पूरे राष्ट्र के साथ उद्घोषिका का वाचन करें। नाउ वी ऑल विल रीड द प्रियम्बल लेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।